दिल्ली के रामलीला मैदान में डोमा परिसंघ की तरफ से आज संविधान बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए बड़ी आवाज उठाई गई, महारैली की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं एडवोकेट शाहिद अली साहब, वो हमारे साथ बात करेंगे। आप इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आपने। क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रैली के? देखिए, जो आज रैली हुई, मैं इसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग इसके ऑर्गेनाइजर भी हैं रैली के। सीधी सी बात है, सीधा सा पैगाम है कि देश के संविधान को बचाना है, वक्फ बोर्ड को बचाना है, जातीय जनगणना करवाना है, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाना है और ईवीएम बैन करवाना है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ईवीएम, एक अकेले इसकी वजह से सब खतरे में है। एक अकेले ईवीएम की बैन ना होने की वजह से आज संविधान खतरे में आ गया। ईवीएम के बैन ना होने की वजह से आज वक्फ बोर्ड खतरे में है। ईवीएम के बैन ना होने की वजह से जातीय जनगणना नहीं हो रही। ईवीएम के बैन ना होने की वजह से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। ईवीएम के बैन ना होने की वजह से ही किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। तमाम मतलब जो जड़ है ना सारी बीमारियों की, जो जड़ है वो ईवीएम है। जब ईवीएम की बात आप करते हैं तो जहां पर अपोजिशन या इंडिया अलायंस की पार्टियां जीत जाती हैं, वहां पर ईवीएम की बात नहीं की जाती है। अभी हाल में आपने झारखंड में देखा, इससे पहले और कई स्टेट में आपने देखा, कर्नाटक में देखा, तेलंगाना में देखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर बात नहीं की जाती है। जहाँ पर इंडिया अलायंस की पार्टियां हार जाती हैं, वहाँ पर ईवीएम की आवाज़ उठाई जाती है और महाराष्ट्र का मुद्दा बना दिया गया है। क्यों? जहाँ पर ये पार्टियां जीतती हैं वहाँ पर भी अगर ईवीएम बैन हो जाए ना, तो भारतीय जनता पार्टी की 0 बटा सन्नाटा आएंगी, समझे। यानी कि ईवीएम को गड़बड़ करने के बाद, मैनेज करने के बावजूद भी इन स्टेट में ये लोग इन पार्टियों को नहीं हरा सके। इसका मतलब ये है तो ईवीएम यहाँ भी ख़राब है, मैनेज यहाँ भी ईवीएम हो रही हैं। अगर अगर झारखंड जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं ईवीएम वहाँ पे सही थी। इसका मतलब ये है कि अगर ईवीएम मैनेज ना होती तो भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस का 0 बटा सन्नाटा आता। जैसे पहले 2 सीट इनकी आती थी ना, अब इनकी हो सकता है 2 भी ना आए अगर ईवीएम बैन हो गई तो। लेकिन तो ये जो लपलू पकड़ाते हैं ना कि साहब देखिए जहां जीत गए वहां ईवीएम सही है, वहां भी ईवीएम खराब है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को कहा जाता है और मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टियां क्यों इधर उधर की बात करने लगती हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने ईवीएम के खराब होने या हैक करने की जो बात करती हैं या धांधली की बात करती, क्यों नहीं साबित कर पाती या क्यों साबित नहीं करती? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। ये जो बातें हैं मुझे बताइए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है और इलेक्शन कमीशन का जो निर्माण होगा वो हम बताएंगे कैसे होगा, उसके लिए कानून बनाया ताकि स्वतंत्र बने। उसके फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, पार्लियामेंट के अंदर कानून लेके आई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गुलाम बनाने वाला कानून जो पहले था और ज़्यादा गुलाम बनाने वाला कानून बना लिया। तो मुझे बताइए वो क्यों पलटा गया था? अगर इतना ही इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन, तो ये जो बात की चीज़ें हैं कि साहब क्यों नहीं जांच हो जाती, क्यों नहीं हो जाते। अडानी की जांच करवा दी, अमेरिका में तो केस दर्ज हो गया, वहाँ तो चार्ज भी लग गया, इंडिक्टमेंट हो गया वहाँ तो। यहाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक कंप्लेंट भी नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ें हैं सारी जड़, मैं फिर वही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली ग़ुलाम है भारत सरकार का। इलेक्शन कमीशन को गुलाम बनाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। जब माननीय न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि साहब इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र होना चाहिए, इसके लिए हम कानून बनाते हैं, उस आदेश को भी पलट दिया। शाहवानों की तो बड़ी याद दिलाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का कानून पलट दिया। ईवीएम का तो अभी रिसेंटली है, उसको तो नहीं बताते साहब। अभी जो मॉब लिंचिंग पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाओ, वहाँ तो आज तक कानून लेके नहीं आए। ट्रिपल तलाक पे कहा कानून बनाओ तो उन्होंने कुरान के खिलाफ जाके उसे ही बैन कर दिया। तो इनकी जो चीज़ें हैं वो सेलेक्टिव है कि जहाँ जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। तो बेसिकली ये आज जीत रहे हैं, जीतने के आधार पर अब ये कुछ भी कह दें। जिसकी एक हमारी तरफ कहावत है, जो छोटे शहर हैं उनमें धींग की मारी हलाल होती है, यानी वो ताकतवर होता है, वो जो भी चाहे वो कर दे, यानी माइट इज़ राइट। तो ये इस वक्त ताकत में है, तो ये जो कह दें वो सही है साहब।
वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक सवाल है कि वक्फ बोर्ड बचाने की आवाज़ आपने उठाई है। इससे पहले आपके बहुत सारे काम हैं, वक्फ बोर्ड की बचाने की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं। लेकिन अब मामला जेपीसी में है, जेपीसी की मुद्दत जो है वो भी बढ़ा दी गई है। पार्लियामेंट में कल 2 दिन पहले पेश होना था, लेकिन उसमें अब मुद्दत में तौसीह कर दी गई और बढ़ा दी गई। अब आप सड़कों पर ये लड़ाई लेकर आए हैं, पहले भी लड़ी जाती रही है, लेकिन पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक जो लड़ाई आप कहाँ देख रहे हैं और कितनी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है? तो कामयाबी है हमें बिल्कुल। आज की देखिए इतनी ये विशाल रैली यहाँ पर हुई है, ये कामयाबी तो है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जो सर्दी के मौसम में सुबह यहाँ पर 8 बजे 9 बजे लोग आ गए, हज़ारों की तादाद में आ गए, लाखों की तादाद में आ गए, तो कामयाबी है ना ये आंदोलन की। और ये सरकार को बेसिकली साफ साफ मैसेज है कि हस्तक्षेप ना करो, हस्तक्षेप करोगे अगर तो दिक्कतें होंगी। देखिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से करते हैं, कि जेपीसी वीपीसी जितना भी खेल खेल रही है ना, वो सारे खेल हम अच्छी तरह जानते हैं, ये बेकार की चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है ना, वो बात कहते हैं कि साहब हम तो वक्फ बोर्ड को आज़ाद करवाना चाहते हैं, वक्फ का लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ इसलिए हम वक्फ को ताकत देना चाहते हैं। वक्फ को ताकत कैसे मिलेगी हम बताते हैं। अगर आपने वक्फ को आज़ाद करवाना है तो इस वक्फ को ना मुसलमानों को हवाले कर दीजिए सारे का सारा। अभी तो वक्फ गुलाम है सरकार का, सरकार का कंट्रोल होता है वक्फ के ऊपर, जो भी पार्टी की सरकार होती है। और वो कंट्रोल क्या करता है कि सरकारें वक्फ की ज़मीनों को हड़पती हैं। वक्फ की जिस ज़मीन पर सरकार हाथ रख लेती है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली नुकसान किसका है? मुसलमानों का है। एक मिनट बात कंप्लीट कर दूँ मैं। जब मुसलमानों को वक्फ मिल जाएगा तो फिर मुसलमान खुद मुख्तार भी हो जाएगा। और उसके लिए बड़ा आसान से काम करना है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हमारा कानून बना दीजिए। इसकी बॉडी हम चुनेंगे, मुसलमान चुनेंगे, इसके वोटर भी हम होंगे, इसके ऑफिस बेयरर्स भी हम होंगे। तब ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और तब अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तब तमाम लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। हमारे बुज़ुर्गों को पेंशन मिलेगी, हमारी बेवा बहनों को पेंशन मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों को, या इनको जो मौज़िन है, इमाम है, उनको तनख्वाह मिलेगी, जो गरीब हैं उनको पेंशन मिलेगी, जो लोग पढ़ने जाने चाहते हैं, जो मतलब हर तरह की चीज़ें उससे मिलेंगी। जिस दिन हमारा वक्फ बोर्ड आज़ाद हो गया, हमारा वक्फ आज़ाद हो गया। और आखिर में मैं बता दूं आपको कि हम पूरे देश का बजट फाइनेंस करने की ताकत रखते हैं अगर हमारा वक्फ। आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो बात कर रहे हैं, 30-35 सालों पहले उन्होंने अपना अधिकार और अपना हक ले लिया। बीजेपी तो अभी 10 सालों से 11 सालों से सत्ता में या सरकार में आई है। फिर ये लड़ाई आप लोगों की या मुसलमानों की बात कर ले, वक्फ बोर्ड की बात कर ले, क्यों इतनी मजबूती से आप नहीं लड़ सके जितनी मजबूती से आज लड़ रहे हैं? देखिए ये 30-35 साल पहले नहीं, जब अंग्रेज़ थे ना तब उन्होंने अपना हक हासिल कर लिया था। 1921 में ब्रिटिश सरकार ऐसा कानून लेके आई थी जैसे आज मोदी जी लेके आ रहे हैं। तब उन लोगों ने आंदोलन चलाया था ऐसा ही जैसा आज हम चला रहे हैं, और वो आंदोलन 4 साल चला था। 1925 में जहाँ आज पार्लियामेंट है, यहाँ पर उनके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें कुछ सरदार भाइयों की शहादत हुई। जब ब्रिटिश सरकार फिर झुकी, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया जिसका नाम था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925, 25 जुलाई। और जब ये कानून बना तो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने ये कहा था कि आज हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। इतना बड़ा कानून था। अफसोस की बात यह है, मैं अपने बुज़ुर्ग जो हमारे बड़े जो चले गए दुनिया से या हैं, जो पॉलिटिक्स में रहे, जो ताकत में रहे, कि उनकी समझ में या तो ये बात नहीं आई या उनकी नीयतें ख़राब थीं वक्फ के ऊपर, कि उन्होंने कभी भी वक्फ का कानून उसके मुताबिक नहीं बनवाना चाहा, सरकार को उसका ग़ुलाम बनने दिया। और सरकार ने ग़ुलाम बनाने के लिए कभी वक्फ एक्ट 1954 बनाया, कभी वक्फ एक्ट 1995 बनाया, कभी 2013 बनाया। आज अभी तक तो ग़ुलाम था, ये उनसे ही बड़े हैं। ये कहते हैं हम पूरा का पूरा छीन लेंगे। भाई ग़ुलाम है वो, उसे आज़ाद करो, उसके अंदर कमियां हैं हम दूर करेंगे, हमें दो ना, हमारी चीज़ है। आप कौन हो, आप कौन करेंगे उसे? मतलब कितनी विडम्बना है। किसी मंदिर की जगह लेके दिखा दें, किसी गुरुद्वारे की जगह लेके दिखा दें, हम ही कमज़ोर हैं बस। और फिर हमसे कहते हैं साहब उग्र हैं मुसलमान, ये हैं। मतलब कितना सब्र करें हम लोग? हम तो सब्र कर ही रहे हैं ना। तो अब सब्र की भी एक सीमा होती है ना। अब हम लोग सड़कों पर आना शुरू हुआ है, तो जो भी कुछ डेमोक्रेसी ने हमें अख्तियार दिए हैं, हम सारे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम लागू नहीं होने देंगे इस वक्फ एक्ट को। एक आखिरी सवाल, कानून के जानकार हैं आप, वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है जो 91 90 91 का वर्शिप एक्ट है, उस पर बात की जा रही है, सर्वे चल रहे हैं।
अभी दरगाह अजमेर शरीफ की बात आ गई, संभल में हुआ, अब जो बदायूं में जामा मस्जिद है उस पर भी रिट डाल दी गई है। तो इस तरह से जो एक माहौल चल रहा है वर्शिप एक्ट के दायरे में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 बहुत साफ है कि जो 1947 की स्थितियाँ बना के रखी जाए, सर्वे का मतलब क्या रहेगा फिर? तो जो संसद ने कानून बनाया है उसको मानोगे नहीं क्या? कार्यपालिका की जिम्मेदारी है ना, तो 3 स्तंभ है ना देश के। विधायिका ने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका की जिम्मेदारी पूरा करवाएं उसे। तो जो लोग ये मुकदमे डाल रहे हैं सर्वे के, बेसिकली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो असली देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हकीकत में देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ये नहीं है कि हम तो कोर्ट में जा रहे हैं। भाई, जब एक एक्ट बन गया तो कार्यपालिका की कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। अब जितने भी कानून हैं उनको अगर हम ना माने, हम कहें जी हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी बात, हम तो कोर्ट जा रहे हैं उसके खिलाफ जा करके, तो ये बात सही है क्या? ये बात तो सही नहीं है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने, अब मैं कोर्ट चला जाऊं कि साहब मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर, ये कैसे बन गए? अब कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के हिसाब से जी जांच करवा लेते हैं कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये कोई बात हो गई है? तो ये जांच करवाने का मतलब क्या रह गया? जब 1947 का एक्ट बन गया कि साहब 1991 में 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। 400-500 साल से मस्जिदें हैं, 100 साल से मस्जिदें हैं, नमाजें हो रही हैं, या गुरुद्वारे हैं, या गिरजाघर हैं, या मंदिर हैं, उनकी यथास्थिति बना के रखी जाए। तो सर्वे का मतलब क्या रह गया? किस लिए करवाओगे सर्वे? सर्वे इसका मतलब आप सिर्फ डिस्प्यूट करना चाहते हो, आप सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हो, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। ये देश तो सभी का है ना, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिखों का, ईसाइयों का, दलितों का, पारसियों का, तमाम लोगों का है, जैनियों का है, सबका देश है। तो ये निचली अदालतों की तरफ से इस तरह के फैसले आते हैं और सर्वे होता है, तो फिर आप जैसे जो कानून के जानकार हैं और माहिर हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो फिर इसके लिए क्यों एक कोई मंसूबाबंद तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों अपनी बात नहीं इस तरह से रख पाते हैं कि आइंदा से इस तरह के सर्वे पर ही पाबंदी लग जाए, अगर वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तब? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए ना अभी संभल में। अब जो संभल में हुआ जिसके लिए आप बात कर रहे हो, आपने ऑर्डर किया, फॉरेन सर्वे टीम वहाँ लेके पहुँच गए आप, तो अपील करने का मौका कहाँ दिया आपने? फिर भी सर्वे करवा दिया गया। लेकिन फिर 4 दिन का मौका था, फिर भी सर्वे करवा दिया गया। 4 दिन बाद तो इलीगली गए ना, 4 दिन बाद कोर्ट का आदेश थोड़ी ना था। अब जब कोर्ट का आदेश नहीं है फिर भी आप जा रहे हो, तो वो आप कौन से उसमें जा रहे हो भाई? तो ये जो चीज़ें को समझने की ज़रूरत है। ये जो सवाल है आपका कि कोई ऐसी कोशिश क्यों नहीं की जा रही कि साथ सुप्रीम कोर्ट जा करके, सब कानून की एक प्रक्रिया होती है, हम उस प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं और हम मानने वाले लोग हैं। कुरान ये कहता है कि वो लोग कामयाब हैं जो लोग सब्र करते हैं, हक पर रहते हैं, ईमान वाले हैं। हम सब्र कर रहे हैं, हम हक पर हैं, हम प्रक्रिया को अपना रहे हैं। प्रक्रिया में वक्त लगता है, जब वक्त लगता है इसीलिए तो हम लोगों से कहते हैं कि जीत आप ही की होगी, जीत सच की होगी, घबराइए मत। सच कभी नहीं हारता और सच को विचलित तो कर सकते हो, हारता नहीं है। झूठ कभी नहीं जीत सकता। तो इसलिए कानून का साथ दीजिए, कानून का साथ लीजिए, प्रक्रिया है उसको अपनाइए। कोई बात नहीं, देर होती है, इंशाल्लाह कामयाबी आखिर में हमारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे शाहिद अली एडवोकेट साहब, इन्होंने एक पैगाम दिया है कि जीत हमारी होगी, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और जिस तरह से अदालत में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो हम वहाँ पर अदालत में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मधुर के साथ निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।